हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो ये ट्रांसलेशन प्रैक्टिस का एक और वीडियो है, पार्ट 23। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। आपको ट्रांसलेशन प्रैक्टिस का एक अच्छा अनुभव मिलेगा मेरे सारे वीडियो से। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए एक इंग्लिश का पैसेज जिसका हम लोग हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और एक हिंदी का अनुच्छेद लेके आया हूँ जिसका आप लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और अगर आप में से कोई चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का आपका जो इंग्लिश का पैसेज है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। द ओल्ड मैन सैट बाय द फायर प्लेस, हिज रिंकल्ड हैंड्स रेस्टिंग ऑन ए worn out book. The flickering flames cast dancing shadows on the walls as he turned the pages with quiet reverence. It was a novel he had read countless times, yet each reading revealed something new. Outside, the wind howled through the trees, echoing the whispers of forgotten stories. He remembered the first time he had discovered this book, how it had transported him to distant lands and different eras. The power of words amazed him. They could build worlds, stir emotions, and even heal wounds. Literature, he believed, was a bridge between generations, carrying wisdom from the past to the present. As he closed the book, he sighed, feeling the weight of years, but also the comfort of timeless tales. No matter how much the world changed, stories remained, and in them he always found a piece of himself. तो ये आपका लिटरेचर से रिलेटेड कुछ पैसेज है, हो सकता है किसी नॉवेल किसी स्टोरी से लिया गया ये पैसेज हो। तो आइए इसका हम लोग अनुवाद करते हैं और इसमें हमें भावानुवाद भी करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट अगर हम लोग शब्दानुवाद करने बैठेंगे तो उसका उचित अर्थ नहीं आ पाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग इसका बेहतर ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो एक एक सेंटेंस को हम लोग एक एक स्लाइड में लेते हैं और उसका अनुवाद करते हुए चलते हैं। तो पहला आपका सेंटेंस क्या है? द ओल्ड मैन सैट बाय द फायर प्लेस, हिज रिंकल्ड हैंड्स रेस्टिंग ऑन ए worn आउट बुक। ओल्ड मैन मतलब बूढ़ा आदमी, सैट मतलब बैठा हुआ था। फायर प्लेस, फायर प्लेस को हम लोग हिंदी में चूल्हा बोल सकते हैं। सिंस इंग्लिश का वर्ड है, वेस्टर्न कल्चर में इसका मतलब गैस स्टोव ऐसा ऐसा भी कुछ हो सकता है। बोन फायर बोल सकते हैं, अंगीठी बोल सकते हैं। रिंकल्ड हैंड्स मतलब हाथों में झुर्रियां पड़ी हुई थी। रेस्टिंग ऑन ए worn आउट बुक, worn आउट मतलब होता है पुराना, पुराना जो फट चुका हो, मतलब बिल्कुल ही पुराना जिसको बोल सकते हैं। बुक मतलब आपका हो गया किताब। तो बूढ़ा आदमी चूल्हे के पास बैठा था। चूल्हा न लिख के हम लोग इसको अंगीठी भी लिख सकते हैं। उसी तरह का कुछ संदर्भ है। बूढ़ा आदमी चूल्हे या अंगीठी के पास बैठा था। द ओल्ड मैन सैट बाय द फायर प्लेस, हिज रिंकल्ड हैंड्स रेस्टिंग ऑन ए worn आउट बुक। अपनी झुर्रियों भरी हाथों में उसने एक पुरानी किताब थाम रखी थी। हमने हिंदी के अकॉर्डिंग इसको शब्द बना लिया है। रिंकल्ड हैंड्स रेस्टिंग ऑन ए worn आउट बुक, उसका हमने अनुवाद किया, क्या किया है? अपनी झुर्रियों भरे हाथों में उसने एक पुरानी किताब worn आउट बुक थाम रखी थी। अगला सेंटेंस, द फ्लिकरिंग फ्लेम्स कास्ट डांसिंग शैडोज ऑन द वॉल्स एज ही टर्न द पेजेस विथ क्वाइट रेवरेंस। तो फ्लिकरिंग फ्लेम्स क्या हो जाता है? टिमटिमाती लौ, जो टिमटिमाती लौ है। कास्ट, कास्ट मतलब बिखेरना। डांसिंग शैडो मतलब थिरकती हुई परछाइयां, इसका अनुवाद हम लोग कर सकते हैं। ऑन द वॉल्स मतलब दीवारों पे। एज ही टर्न द पेजेस, जैसे ही उसने पन्ने पलटे। विथ क्वाइट रेवरेंस, क्वाइट रेवरेंस का देखिए अनुवाद हम लोग क्या कर सकते हैं। रेवरेंस मतलब आपका श्रद्धा भाव जैसा कुछ आता है, इसका मीनिंग होता है। क्वाइट मतलब बोल सकते हैं कि गहरी श्रद्धा के साथ। तो इसका पूरा अनुवाद क्या हो जाएगा? आग की टिमटिमाती लौ। इसमें हमने आग की जोड़ दिया है क्योंकि अगर हम लोग टिमटिमाती लौ भी लिख सकते हैं, आग की भी लिख सकते हैं। आग की टिमटिमाती लौ दीवारों पर थिरकती परछाइयां, डांसिंग शैडोज बिखेर रही थी। कास्ट को हमने बिखेर रही थी बोला। जब उसने गहरी श्रद्धा के साथ पन्ने पलटे, एज ही टर्न द पेजेस विथ क्वाइट रेवरेंस, क्वाइट रेवरेंस का हमने गहरी श्रद्धा इसका अनुवाद किया है। ठीक है। फ्लिकरिंग फ्लेम्स का हमने अनुवाद क्या किया है? टिमटिमाती लौ। उसमें मैंने खुद से जोड़ दिया है आग की टिमटिमाती लौ, या फिर आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं टिमटिमाती लौ। नेक्स्ट, इट वाज ए नॉवेल ही हैड रेड काउंटलेस टाइम्स, येट ईच रीडिंग रिवील्ड समथिंग न्यू। नॉवेल का क्या हो जाता है? उपन्यास। ही हैड रेड काउंटलेस टाइम्स, जिसे उसने अनगिनत बार पढ़ा था। येट फिर भी, येट का आपका फिर भी होता है। ईच रीडिंग मतलब हर बार पढ़ने पर, रिवील्ड समथिंग न्यू कुछ नया उजागर हो जाता था या होता था। तो इसका क्या अनुवाद हो जाएगा पूरा? यह एक उपन्यास था। इट वाज ए नॉवेल
जिसे उसने अनगिनत बार पढ़ा था। He had read countless times. फिर भी yet हर बार पढ़ने पर each reading कुछ नया उजागर होता था, revealed something new. Next sentence, outside the wind howled through the trees, echoing the whispers of forgotten stories. Outside मतलब आपका हो जाएगा बाहर, wind मतलब हवा, howled मतलब होता है आपका गूंजना, through the trees तो हवाएं जो है बाहर सनसनाती हुई पेड़ों से गुजर रही है और एक गूंज जैसा आवाज उसमें से आ रहा है। तो इस तरह से आपको सोच के अनुवाद करना है यहाँ पे। इकोइंग द विस्पर्स मतलब फुसफुसाहट बोल सकते हैं इसमें। हमने इसका अनुवाद किया है सरगोशियां। सरगोशियां का वही फुसफुसाहट ही होता है। ऑफ फॉरगॉटेन स्टोरीज, फॉरगॉटेन स्टोरीज को भूली बिसरी कहानियां हमने अनुवाद किया है। तो पूरा अनुवाद क्या हो गया, आउटसाइड मतलब बाहर, द विंड हॉल्ड थ्रू द ट्रीज, हवा पेड़ों के बीच सनसनाती हुई गूंज रही थी। ठीक है, हवा पेड़ों के बीच सनसनाती हुई गूंज रही थी। द विंड हॉल्ड थ्रू द ट्रीज, इकोइंग द विस्पर्स ऑफ फॉरगॉटेन स्टोरीज, मानो भूली बिसरी कहानियों की सरगोशियां दोहरा रही हो। इकोइंग द विस्पर्स ऑफ फॉरगॉटेन स्टोरीज का हमने क्या अनुवाद किया, मानो भूली बिसरी कहानियों का, फॉरगॉटेन स्टोरीज की सरगोशियां, सरगोशियां मतलब होता है फुसफुसाहट, दोहरा रही हो। इकोइंग है, इकोइंग का हमने अनुवाद किया दोहरा रही हो। अगला सेंटेंस, he remembered the first time he had discovered this book, how it had transported him to distant lands and different eras. तो he remembered मतलब उसे याद आया, the first time he had discovered, discovered मतलब होता है खोजना, how it had transported, transported का मतलब होता है transported मतलब कहीं पहुंचा देना, distant lands मतलब दूर दराज की धरती, एंड डिफरेंट एरास मतलब हो जाता है आपका अलग युग में। तो पूरा इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, उसे याद आया, he remembered the first time he had discovered this book, जब उसने पहली बार इस किताब को खोजा था। how it had transported him to distant lands and different eras, कैसे इसने उसे दूर दराज की धरती, distant lands और अलग अलग युगों की यात्रा पर पहुंचा दिया था। how it had transported him to distant lands and different eras, तो इसका अनुवाद ये हो गया आपका। नेक्स्ट सेंटेंस, the power of words amazed him, they could build worlds, steer emotions and even heal wounds. तो पावर ऑफ वर्ड्स क्या हो गया, शब्दों की शक्ति, अमेज्ड मतलब अचंभित करना, दे कुड बिल्ड वर्ल्ड्स मतलब वो दुनिया रच सकते हैं, स्टीयर इमोशंस मतलब भावनाएं जगाना होता है इसका, इमोशंस का हो गया आपका भावनाएं, स्टीयर इमोशंस का मतलब हो जाता है भावनाओं को जगाना, एंड इवन हील वुंड्स मतलब घाव भी भर सकते हैं। ठीक है, तो इसका पूरा अनुवाद क्या हो गया, शब्दों की शक्ति यानी पावर ऑफ वर्ड्स ने उसे अचंभित कर दिया। द पावर ऑफ वर्ड्स अमेज्ड हिम, दे कुड बिल्ड वर्ल्ड्स वे दुनिया रच सकते थे, दे कुड बिल्ड वर्ल्ड्स वे दुनिया रच सकते थे, स्टीयर इमोशंस भावनाएं जगा सकते थे, एंड इवन हील वुंड्स और यहां तक कि घाव भी भर सकते थे। नेक्स्ट सेंटेंस, लिटरेचर ही बिलीव्ड वाज ए ब्रिज बिटवीन जनरेशंस कैरिंग विजडम फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट। लिटरेचर का क्या हो जाता है आपका साहित्य, बिलीव्ड मतलब मानना, ब्रिज मतलब क्या होता है सेतु, बिटवीन जनरेशंस मतलब पीढ़ियों के बीच, कैरिंग विजडम, विजडम का मतलब ज्ञान, फ्रॉम द पास्ट, पास्ट का हो जाता है अतीत, प्रेजेंट का हो जाएगा वर्तमान। तो लिटरेचर ही बिलीव्ड वाज ए ब्रिज बिटवीन जनरेशंस, उसका मानना था कि साहित्य पीढ़ियों के बीच एक सेतु है, कैरिंग विजडम फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट जो अतीत के ज्ञान को वर्तमान तक पहुंचाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, एज ही क्लोज्ड द बुक ही साइड फीलिंग द वेट ऑफ ईयर्स बट आल्सो द कंफर्ट ऑफ टाइमलेस टेल्स। तो एज ही क्लोज्ड द बुक, जैसे ही उसने किताब बंद की, ही साइड, साइड का मतलब क्या होता है, मतलब गहरी सांस लेना, फीलिंग द वेट ऑफ ईयर्स मतलब वर्षों का भार महसूस किया, बट ऑल्सो द कंफर्ट ऑफ टाइमलेस टेल्स, लेकिन टाइमलेस टेल्स मतलब शाश्वत कहानियां जो समय से परे हो, तो शाश्वत उसको बोलते हैं, शाश्वत कहानियां, कंफर्ट मतलब सुकून। तो पूरा अनुवाद क्या हो गया, जैसे ही उसने किताब बंद की, एज ही क्लोज द बुक उसने गहरी सांस ली, ही साइड वर्षों का भार महसूस किया, फीलिंग द वेट ऑफ ईयर्स लेकिन साथ ही शाश्वत कहानियों का सुकून भी, बट ऑल्सो द कंफर्ट ऑफ टाइमलेस टेल्स। नेक्स्ट सेंटेंस, नो मैटर हाउ मच द वर्ल्ड चेंज्ड स्टोरीज रिमेन्ड एंड इन देम ही ऑलवेज फाउंड ए पीस ऑफ हिमसेल्फ। नो मैटर हाउ मच द वर्ल्ड चेंज्ड, इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, नो मैटर हाउ मच द वर्ल्ड चेंज्ड चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, स्टोरीज रिमेन मतलब कहानियां हमेशा बनी रहती हैं,
एंड इन देम और उनमें he always found a piece of himself, वह हमेशा खुद का एक अंश पाता था। piece of himself मतलब खुद का एक अंश। एंड इन देम और उनमें he always found a piece of himself, वह हमेशा खुद का एक अंश पाता था। तो ये था आपका इंग्लिश के पैसेज का हिंदी में अनुवाद। थोड़ा टफ पैसेज था, लेकिन इन केस अगर ऐसा भी पैसेज आता है तो आप इसी तरह से भावानुवाद, इसी तरह से अर्थ को समझते हुए हिंदी भाषा के अनुरूप आप उसका अनुवाद करेंगे। अब चलते हैं हिंदी के अनुच्छेद पे। तो हिंदी का अनुच्छेद आज का क्या है आपका, पढ़ लेते हैं पहले उसको। सम्राट अशोक भारत के इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक थे। कलिंग युद्ध में हुई भारी रक्तपात को देखकर उन्होंने अहिंसा और बौद्ध धर्म को अपनाने का निर्णय लिया। अशोक ने धम्म की नीति को बढ़ावा दिया, जिसका उद्देश्य सत्य, अहिंसा, दया और धार्मिक सहिष्णुता को फैलाना था। उन्होंने अपने साम्राज्य में कई शिलालेख खुदवाए, जिनमें नैतिक मूल्यों और सदाचार की शिक्षा दी गई। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म न केवल भारत में बल्कि एशिया के कई देशों में फैला। उन्होंने सड़कों, शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों का निर्माण कराया। अशोक का धर्म किसी विशेष धर्म का प्रचार नहीं करता था, बल्कि मानवता के मूल्यों को बढ़ावा देता था। उनका शासन नीति और धर्म के संतुलन का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। आज भी वे एक महान शासक और लोक कल्याणकारी राजा के रूप में याद किए जाते हैं। तो इसमें सम्राट अशोक के बारे में एक पैसेज है, उनकी नीतियां और उनके शासनकाल में वो कैसे एक परोपकारी राजा के रूप में कार्य करते थे, उससे रिलेटेड ये पैसेज है। तो हम लोग एक एक वाक्य को एक एक स्लाइड में लेकर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। तो आपका पहला वाक्य है, सम्राट अशोक भारत के इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक थे। सम्राट अशोक, सम्राट मतलब एम्पेरर, अशोक भारत के इतिहास के सबसे महान शासकों, महान शासक मतलब ग्रेटेस्ट रूलर। तो पूरा अनुवाद क्या हो जाएगा, एम्पेरर अशोका was one of the greatest rulers in the history of India। सम्राट अशोक भारत के इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक थे। अगला वाक्य, कलिंग युद्ध में हुई भारी रक्तपात को देखकर उन्होंने अहिंसा और बौद्ध धर्म को अपनाने का निर्णय लिया। कलिंग युद्ध का हम लोग क्या लिखेंगे, कलिंगा वार या वार ऑफ कलिंगा में हुई भारी रक्तपात। भारी रक्तपात का हम लोग क्या अनुवाद करेंगे, भारी का इमेंस ब्लडशेड। इमेंस ब्लडशेड आपका भारी रक्तपात का अनुवाद हो गया। को देखकर उन्होंने अहिंसा, अहिंसा का आपका हो जाता है नॉन वायलेंस, बौद्ध धर्म का बुद्धिज्म को अपनाना, अपनाने का हम लोग अनुवाद क्या करेंगे, एम्ब्रेस। निर्णय लिया मतलब डिसाइडेड। तो पूरा अनुवाद क्या हो जाएगा, सीइंग द इमेंस ब्लडशेड इन द कलिंगा वार, कलिंग युद्ध में भारी रक्तपात को देखकर ही डिसाइडेड टू एम्ब्रेस नॉन वायलेंस एंड बुद्धिज्म, उन्होंने अहिंसा और बौद्ध धर्म को अपनाने का निर्णय लिया। अगला वाक्य, अशोक ने धम्म की नीति को बढ़ावा दिया, जिसका उद्देश्य सत्य, अहिंसा, दया और धार्मिक सहिष्णुता को फैलाना था। तो धम्म की नीति क्या हो जाएगा, पॉलिसी ऑफ धम्मा। बढ़ावा देना मतलब प्रोमोटेड, उद्देश्य मतलब एम, सत्य मतलब ट्रूथ, अहिंसा नॉन वायलेंस, दया का क्या होता है कॉम्पेशन, और धार्मिक सहिष्णुता का रिलीजियस टॉलरेंस। फैलाना का हो जाएगा आपका स्प्रेड। तो पूरा अनुवाद आपका क्या हो जाएगा, अशोका प्रोमोटेड द पॉलिसी ऑफ धम्मा, अशोक ने धम्म की नीति को बढ़ावा दिया, which aimed to spread truth, non-violence, compassion and religious tolerance, जिसका उद्देश्य सत्य, अहिंसा, दया और धार्मिक सहिष्णुता को फैलाना था। तो ये आपका पूरा अनुवाद हो गया। अगला वाक्य, उन्होंने अपने साम्राज्य में कई शिलालेख खुदवाए, जिनमें नैतिक मूल्यों और सदाचार की शिक्षा दी गई। तो साम्राज्य का क्या हो जाता है, साम्राज्य का हो जाता है एम्पायर। शिलालेख, शिलालेख को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंस्क्रिप्शंस। शिलालेख को हम लोग बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। खुदवाना का क्या होता है, एनग्रेव्ड मतलब खुदवाए गए। एक्रोस इज एम्पायर मतलब अपने पूरे साम्राज्य में, जिसमें नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्य का अनुवाद क्या हो जाएगा, मोरल वैल्यूज। सदाचार का क्या हो जाएगा, वर्च्यू की शिक्षा दी मतलब विच इम्पार्टेड लेसन। तो पूरा अनुवाद आपका क्या हो जाएगा, ही हैड सेवरल इंस्क्रिप्शंस एनग्रेव्ड अक्रॉस हिज एम्पायर, उन्होंने अपने साम्राज्य में कई शिलालेख खुदवाए, विच इम्पार्टेड लेसन्स ऑन मोरल वैल्यूज एंड वर्च्यू, जिसमें नैतिक मूल्य और सदाचार की शिक्षा दी गई। अगला वाक्य, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। तो बौद्ध धर्म के प्रचार मतलब यहाँ प्रचार प्रसार से, प्रचार का मतलब प्रचार प्रसार से है, तो हम लोग सीधे स्प्रेड लिख सकते हैं, स्प्रेड बुद्धिज्म। तो पूरा अनुवाद इसका क्या हो जाएगा, अशोका सेंट हिज सन महेंद्रा एंड डॉटर संघमित्रा टू श्रीलंका टू स्प्रेड बुद्धिज्म। स्प्रेड भी लिख सकते हैं, प्रोमोट भी लिख सकते हैं। उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म न केवल भारत में बल्कि एशिया के कई देशों में फैला। शासनकाल का क्या होता है,
रूल बोल सकते हैं, रेन बोल सकते हैं। बौद्ध धर्म ने न केवल भारत में मतलब बुद्धिज्म स्प्रेड नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि एशिया के कई देशों में फैला, बट ऑल्सो इन मेनी कंट्रीज अक्रॉस एशिया। तो पूरा अनुवाद इसका क्या हो गया, ड्यूरिंग हिज रूल और रेन, उनके शासनकाल में बुद्धिज्म स्प्रेड नॉट ओनली इन इंडिया, बौद्ध धर्म न केवल भारत में बट ऑल्सो इन मेनी कंट्रीज अक्रॉस एशिया, बल्कि एशिया के कई देशों में फैला। अगला वाक्य, उन्होंने सड़कों, शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों का निर्माण करवाया। तो सड़कों का क्या हो जाएगा, रोड्स, शिक्षण संस्थानों का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अस्पतालों का मतलब हो जाएगा हॉस्पिटल्स। तो ही बिल्ट रोड्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड हॉस्पिटल्स। अगला वाक्य, अशोक का धम्म किसी विशेष धर्म का प्रचार नहीं करता था बल्कि मानवता के मूल्यों को बढ़ावा देता था। तो अशोक का धम्म मतलब अशोकास धम्म किसी विशेष धर्म मतलब पर्टिकुलर रिलीजन, प्रचार करना मतलब प्रमोट, मानवता के मूल्यों मतलब वैल्यूज ऑफ ह्यूमैनिटी, बढ़ावा देना का मतलब क्या होता है, इनकरेज्ड। तो पूरा अनुवाद क्या हो गया, अशोकास धम्म डिड नॉट प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन, अशोक का धम्म किसी विशेष धर्म का प्रचार नहीं करता था बट रेदर एनकरेज द वैल्यूज ऑफ ह्यूमैनिटी, बल्कि मानवता के मूल्यों को बढ़ावा देता था। ठीक है, अगला वाक्य है, उनका शासन नीति और धर्म के संतुलन का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। तो उनका शासन, शासन मतलब हो गया गवर्नेंस, नीति और धर्म, यहाँ देखिए पॉलिसी और रिलीजन नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर आप वाक्य को पढ़ेंगे और अगर हमने पॉलिसी और रिलीजन का यहाँ पे अनुवाद कर दिया तो उतना सही हो नहीं पाएगा। तो मैंने अपने हिसाब से इसका अनुवाद किया है, आप लोग इससे भी बेहतर कर सकते हैं अगर आपको और भी कोई शब्द मिले, या फिर अगर ऐसे एग्जाम में आ जाए तो आप पॉलिसी और रिलीजन भी लिख के आ सकते हैं। तो इसमें हमने अनुवाद क्या किया, देखिए हिज गवर्नेंस मतलब उसका शासन, उनका शासन, वाज एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल, उत्कृष्ट उदाहरण का क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल, उत्कृष्ट उदाहरण, ऑफ द हार्मनी बिटवीन पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स एंड एथिकल कंडक्ट। तो नीति की जगह हमने पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स यहाँ पे किया है, मान के चलता हूँ कि राजनीति की बात हो रही है तो पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, और धर्म का मतलब यहाँ नैतिकता से, यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे उसका अर्थ नैतिकता से संबंधित होगा, तो उसके लिए हमने एथिकल कंडक्ट यहाँ पे यूज किया है। बट अगर इस तरह से आप अर्थ बोध नहीं कर पा रहे हैं तो आप सीधे सीधे पॉलिसी और रिलीजन लिख के आ सकते हैं। तो पूरा अनुवाद क्या हो जाएगा, His governance was an outstanding example of the harmony between, हार्मनी की जगह पे बैलेंस भी लिख सकते हैं क्योंकि संतुलन है यहाँ पे, तो हार्मनी या बैलेंस कुछ भी लिख सकते हैं, बिटवीन पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स एंड एथिकल कंडक्ट। तो ये आपका पूरा अनुवाद हो गया। अगला वाक्य, आज भी वे एक महान शासक और लोक कल्याणकारी राजा के रूप में याद किए जाते हैं। आज भी मतलब इवन टुडे, ही इज रिमेम्बर्ड मतलब याद किए जाते हैं, एज ए ग्रेट रूलर मतलब महान शासक, एंड ए बेनेवोलेंट किंग, बेनेवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी, परोपकारी राजा। यहाँ पे कल्याणकारी की जगह अगर वेलफेयर किंग लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए एक नया वर्ड है बेनेवोलेंट, इसका मतलब कल्याणकारी नहीं होता, परोपकारी। कल्याणकारी और परोपकारी एक दूसरे के सिनोनिम्स है, तो आप इसकी जगह पे ये यूज कर सकते हैं वर्ड बेनेवोलेंट किंग, तो ज्यादा स्टैंडर्ड लगेगा। अगर हम लोग वेलफेयर किंग लिखेंगे तो अच्छा नहीं लग रहा वहां पे। ठीक है, तो पूरा अनुवाद हो गया, इवन टुडे ही इज रिमेम्बर्ड एज ए ग्रेट रूलर एंड ए बेनेवोलेंट किंग। तो ये आपका हिंदी के अनुच्छेद का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।